हेलो बच्चों, दिस इज कृतिका। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आप लोगों के एग्जाम को ध्यान में रखकर ही मैंने ये वीडियो बनाया है। जैसा कि आप सभी को पता है, अचानक से यूनिवर्सिटी ने पैटर्न ही चेंज कर दिया है एलएलबी और बीएलएलबी एग्जाम का, जिससे कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है और बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। और इसी के चलते जाने न अनजाने में आप लोग कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हो जिसकी वजह से आपके आगे आपको दिक्कत हो सकती है, आपके एग्जाम में बैक भी लग सकता है। और बैक एक ऐसा वर्ड है जिससे सभी बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। अब आप सोचो कि बैक क्या वर्ड है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि अगर आपको एक सब्जेक्ट में पास होना है तो उसके लिए मिनिमम मार्क्स आपको 36% लाने पड़ेंगे। अगर पूरे ओवरऑल एक सेमेस्टर में आपको पास होना है तो उसके लिए आपको मिनिमम 48% मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 36 से कम मार्क्स आ जाते हैं तो आपका बैक लग जाएगा। अब क्या होगा, जैसे कि अभी आप इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बैक लग गई, तो जब अगले साल जब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे तो आपको वही सब्जेक्ट का फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिससे कि आप उसमें पास कर पाओ। ठीक है। और साथ में आपको थर्ड सेमेस्टर के अपने भी एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। अगर उसमें भी बैक क्लियर नहीं हो गया तो आगे आपको इसी तरह से बहुत ज़्यादा झंझट हो जाती है। ठीक है इसमें। और यहाँ तक कि आप फोर्थ सेमेस्टर में जब पहुँचोगे तो जब तक आपके सारे बैक क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक आपको आगे एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है अगर बैक लग जाती है। यहाँ तक कि मैंने कई स्टूडेंट को देखा है, अगर उनके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग जाती है तो इस अगर 2 से 3 सब्जेक्ट में बैक लग जाती है तो वो इस झमेले से बचने के लिए वो सीधे वो कोर्स ही छोड़ देते हैं या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं या उसको कहीं और से अपना प्रोफेशन ही छोड़ देते हैं, कोर्स ही छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो आपकी वो नौबत ना आए या आप ऐसा काम ना करो, इसलिए इसी में अच्छे से कर लेना। कोई ऐसी गलती मत करो जिसकी वजह से आपको बैक लग जाए। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 3 ऐसी गलतियों के बारे में जो कि हम इस समय गलतियां कर रहे हैं और जिनका हमें खामियाजा हमारे एग्जाम में भुगतना पड़ सकता है और जिसकी वजह से हमारे एग्जाम में बैक भी लग सकती है। ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके एग्जाम में बैक ना लगे तो इन 3 गलतियों को बिल्कुल मत करना। ठीक है। और हम इन सोल्यूशन की भाई बात करेंगे कि हम इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं। ओके। तो आगे बढ़े इससे पहले एक और चीज़ बता दें कि अगर आप लोगों में से कोई सीसीएस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो तो वो मत देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो सब्जेक्टिव होगा, जहाँ पे पहले जैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग, हमारे प्लेलिस्ट एक बनी है हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन लॉ एग्जाम, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए। उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस पड़े हैं, उसमें इंपॉर्टेंट टिप्स बताया मैंने जो कि सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कानपुर यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए जिनका पैटर्न चेंज हो गया है। अब डायरेक्ट एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे थ्योरी में क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कानपुर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए। तो आप सभी बच्चों बहुत अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसका एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, वरना इससे आपको फिर आपका जो आप वीडियो में टाइम दे रहे हो तो ये आपका बेकार चला जाएगा, पूरी जानकारी आपको मिल नहीं पाएगी। ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली समय आप लोग गलती क्या कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। जी हाँ, आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन ले रहे हो। एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है भाई, ऑब्जेक्टिव हुआ है। आप लोगों की जिस तरह से कमेंट आ रहे हैं, कुछ बच्चे तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि मैम हम ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम ही नहीं देंगे। कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं इसमें सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। इतने ऐसे ऐसे आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं। कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, हम कहाँ से पढ़ें, क्या कोई दूसरी बुक खरीदें, क्या इतने सारे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के। तो इससे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो। अगर इस तरह से आप लोग टेंशन लोगे तो आप लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो एक और चीज़ बता दें बच्चों कि जो आप लोगों को जो पैटर्न चेंज हुआ है ये सिर्फ आपके लिए चेंज नहीं हुआ है, पूरे बच्चों के लिए पैटर्न चेंज हुआ है। सभी बच्चों को वही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सबको ऑप्शनल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है। सिर्फ आप ही नहीं हो जिसको इतना कम टाइम मिला है, सबको उतना ही 15 दिन का टाइम मिला है, जितना आपको मिला है सबको उतना मिला है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़, एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर बनाएगा और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी वो भी जानती है कि अचानक पैटर्न चेंज हुआ है और अचानक से पैटर्न चेंज होने की वजह से बच्चों को दिक्कत हो सकती है, टाइम भी बहुत कम मिला है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की एक गलती रही है, उसको पहले से बताना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आप लोग उसी तरह से प्रिपरेशन करते। तो इस वजह से यूनिवर्सिटी को भी पता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो क्वेश्चन पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं बनाएंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे कमेंट में बोलते हैं कि मुझे पता है, मुझे फलाने ने बताया, उन्होंने बताया कि क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा टफ आते हैं एमसीक्यूज़ वाले। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आएगा ऐसा कि आप सभी लोग कर लोगे अगर उसको अच्छे से पढ़ोगे। तो बिल्कुल टेंशन तो आप लोग बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग टेंशन लेंगे तो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो ये गलती पहली है जो सबसे ज़्यादा गलती है। इसकी वजह से क्या होगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, तो फिर अच्छे से पेपर नहीं कर पाओगे तो खामखा आपकी बैक लग जाएगी। ठीक है। तो अब इस गलती को तो बिल्कुल मत करना। अब चलिए बात कर लेते हैं दूसरी गलती के बारे में। ठीक है। तो अब आप लोग क्या कर रहे हो कि इस समय जिस तरह से आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम क्या दूसरी बुक ले लें, कहाँ से पढ़ें और क्या क्या पढ़ें। अब यहाँ पे आप लोग पता है क्या कर रहे हो, जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, अभी तक कोई ना कोई बुक से तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, ऐसे खाली
खाली तो बैठे नहीं होंगे, ठीक है। कोई बुक होगी, कोई CLP होगी, कोई स्कूल के कॉलेज के नोट्स होंगे, कहीं से भी तो पढ़ रहे होगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए आपके एग्जाम में 5 या 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हो उन्हीं सब्जेक्ट्स को वहीं से पढ़िए, क्योंकि आपके जो MCQs बनेंगे वो कहीं अलग से नहीं आएंगे। अगर आपका सपोज पहला चैप्टर, अगर BLLB की बात कर लेते हैं, आपका जैसे पॉलिटिकल साइंस में एक चैप्टर है स्टेट यानी राज्य, तो वही जो आप लोगों ने पढ़ा कि राज्य की परिभाषा ये है, राज्य के आवश्यक तत्व ये हैं, इसकी प्रकृति, इसके नेचर, जो भी आपने पढ़ा है MCQs बनेंगे तो वहीं से। अब लॉ के एग्जाम की बात कर लें, अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लें, तो वही में जैसे आया संविदा, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन किस धारा में दिया गया है, उससे रिलेटेड केस जो हैं, और क्या प्रस्ताव है, क्या स्वीकृति है, करार क्या है, एग्रीमेंट क्या है, ये है तो सब कुछ वही ना, कुछ नया थोड़ा नहीं है। तो इसमें जो आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लिए हो, और दूसरी आप लोग क्या गलती कर रहे हो कि अब आप लोगों को लग रहा है जो आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सब बेकार हैं। अब आप लोग सीधे ढूंढ रहे हो कि हमें कोई एक क्वेश्चन मिल जाए, 4 उसके ऑप्शन मिल जाए, डायरेक्ट MCQs वाले क्वेश्चन मिल जाए। ये गलती आप लोग मत करना कि डायरेक्ट आप लोग MCQs सॉल्व करो। पहले उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो, कि जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें जैसे कि आपका लिखा है कि भारतीय मतलब संविदा की परिभाषा लिखी है और धारा लिखी है, उसमें उसके आवश्यक तत्व लिखे हैं और इस तरह से लिखा है। अब आपका एग्जाम जो बनेगा, क्वेश्चन पेपर जो बनेगा, तो आ जाएगा कि संविदा की परिभाषा किस धारा में दी गई है, 4 उसमें ऑप्शन होंगे, उसमें आपको एक में टिक करना होगा। तो अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, तभी तो MCQs कर पाओगे ना। तो इसका मेन हमारा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो अभी तक पढ़ते आ रहे हो, जिस सब्जेक्ट से भी पढ़ते रहे, जिस टॉपिक से मतलब जहाँ से भी पढ़ाई आपने की है, चाहे CLP हो, चाहे बुक हो, चाहे नोट्स हो, आप वहीं से पढ़ो। वहाँ से आप लोग पॉइंट्स निकालो कि ये धारा है, धारा का अलग से सेक्शन बना लो, और डेफिनेशन, एक एक डेफिनेशन को हाईलाइटर लेके बैठो, ठीक है। बुक से कहीं से भी पढ़ रहे हो, जो भी पॉइंट आपको मिले उनको हाईलाइट करो, ठीक है। जब हाईलाइट करोगे तो वो पॉइंट आपकी नज़र में जल्दी से आएंगे जब भी आप रिवाइज करोगे, और इन्हीं पॉइंट्स से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो अब आपको क्या करना है कि आपको भटकना नहीं है इधर उधर। आपका जो सिलेबस है, आप उस सिलेबस को उठाइए और उसमें जितने भी टॉपिक दिए हैं आप उससे मैच करिए कि आपके पास जो CLP है या आपके पास जो नोट्स हैं उसमें सारे टॉपिक के बारे में है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि सिलेबस का कोई टॉपिक छूट गया हो जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक पढ़ा ही नहीं, उसको आप गूगल से सर्च करिए या यूट्यूब से वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। फिर उसको प्रिपेयर करिए। अब आगे तीसरी जो हमारी गलती आप लोग इस समय कर रहे हो वो ये है कि अभी आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी बस आप लोग हर एक टॉपिक को पढ़ते जा रहे हो, हर एक टॉपिक को पढ़ते जा रहे हो। आपको MCQs मिल जाते हैं, MCQs पढ़ लेते हो, आपको जो भी मिल जाता है आप लोग पढ़ते जा रहे हो, बस आगे आगे आप लोग बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। आप लोग पीछे रिवाइज नहीं कर रहे हो। जैसे कि अभी आपने पढ़ा, कोई एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, आज आपने कॉन्ट्रैक्ट का पहला चैप्टर पढ़ा, फिर उसके बाद आगे दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हो, धीरे धीरे ऐसे पढ़ते जा रहे हो, आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो। अभी तक जैसा कि हम करते रहे हैं, जब हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता था तो उसमें क्या करते थे, हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेते थे और कुछ को छोड़ देते थे, ठीक है, क्योंकि चॉइस होती थी उसमें। और अब जो हमारा पैटर्न चेंज हुआ है, इसमें MCQs में क्वेश्चन होंगे जो कि सारे कंपलसरी होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी होगा, उसमें कुछ चॉइस नहीं होगी। इसलिए हमारे सिलेबस का कोई भी एक टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। हर एक टॉपिक के बारे में हमें कुछ ना कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इसी को शॉर्ट में कहें तो अब आपको क्या करना है कि जो आपका नोट्स है, जो आपका सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, उसके बाहर बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है। एक काम आप लोग और कर सकते हो, अगर लॉ वाले स्टूडेंट हो तो लॉ के जो सब्जेक्ट हैं अगर उनकी बेयर एक्ट आती हो तो आप उन बेयर एक्ट को परचेस कर सकते हो, किसी से ले सकते हो, क्योंकि बेयर एक्ट में क्या होता है, कुछ MCQs टाइप के क्वेश्चन भी दिए होते हैं और पॉइंट में हर एक चीज़ दी गई होती है, ठीक है। और अगर BA वाले बच्चे हो तो अगर BLLB वाले अगर बच्चे हो तो BA के अगर कोई भी ऐसे उसी का क्वेश्चन पेपर मिल जाए आपको जो कि MCQs में हो तो आप किसी बच्चे से ले सकते हो। अगर नहीं है कुछ भी तो आप यूट्यूब की हेल्प ले लो। यूट्यूब में काफ़ी ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे आपको जो MCQs में कुछ क्वेश्चन कराते होंगे, ठीक है। लेकिन MCQs को देखने से पहले आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ठीक है। अब इसका जो पढ़ने का जो इसकी स्ट्रेटजी होगी, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि हम हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे कैसे, याद कैसे रख पाएंगे एग्जाम तक, ठीक है। अब हम तीसरी गलती की बात करते हैं, जो कि तीसरी गलती सबसे ज़्यादा बड़ी है जो कि आप लोग करते हो, जिसकी वजह से बैक लगने के ज़्यादा चांसेस हैं। तीसरी गलती ये क्या है कि हम लोग आगे आगे और नया नया पढ़ने के चक्कर में रिवाइज करना भूल जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोग जब आगे आगे पढ़ोगे या बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, रिवाइज नहीं करोगे तो कोई भी एक टॉपिक आपके दिमाग में एग्जाम टाइम तक नहीं रहेगा, ठीक है। आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे। कहो कैसे, जैसे ही आपने बहुत सारा सब कुछ पढ़ लिया, अगर उसको रिवाइज नहीं किया तो ये समझ लो कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। एग्जाम में जाओगे, वहाँ 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन को देख के आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे। आपको लगेगा ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है,
चारों ऑप्शन ही आपको सही लगेंगे या चारों ही ऑप्शन गलत लगेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि कॉन्सेप्ट को इतनी तेजी से पकड़ना है, इतना स्ट्रांग तरीके से पकड़ के चलना है। और ये कब होगा, जब आप रिवाइज ज़्यादा करोगे, ताकि आपके एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आए चार ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन तुरंत दिख जाए कि यही ऑप्शन होगा, यही सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आया कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, ठीक है, तो ये बहुत आपको अच्छे से मालूम है, तो आपके एग्जाम में जैसे ही आएगा, अलग अलग तरीके के डेट्स जैसे ही आएंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें ये जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, आप तुरंत कर दोगे, बाकी सबको एलिमिनेट कर दोगे। तो हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए, जिससे कि जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम टिक कर पाएंगे, ठीक है। ऑप्शनल एग्जाम में एक चीज़ बहुत बढ़िया होती है कि एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखे होते हैं, बस आपको इतना आना चाहिए, आपको उन चार ऑप्शन में अपना आंसर ढूंढना आना चाहिए, और जिस बच्चे को आ जाएगा तो बस उसी के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि कैसे आपको आंसर आएगा, जब आपको बहुत अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और वो कब होगा, जब हम हर एक टॉपिक का अलग अलग पॉइंट बनाएंगे। जैसे कोई है, कोई कॉन्सेप्ट है या कोई चैप्टर है, कोई टॉपिक है, उसकी डेफिनेशन अलग लिख लो और उसके सेक्शन अलग लिख लो, केस के आगे पॉइंट लिख लो, ये कुछ चीज़ें हम करेंगे। और रिवाइज आप लोग ज़्यादा करोगे, एग्जाम में आप लोग तभी बहुत अच्छा कर पाओगे जब आप कुछ चीज़ें पढ़ोगे लेकिन उसको रिवाइज करोगे, लिमिटेड पढ़ोगे, मतलब लिमिटेड पढ़ोगे लेकिन उसको रिवाइज ज़्यादा करोगे। कम से कम 2 से 3 बार आप हर एक टॉपिक को रिवाइज करना, जितना जल्दी रिवाइज करोगे तो एग्जाम में जैसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे उतना जल्दी जल्दी करोगे। वरना आपके सामने जब क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन होंगे, तो कुछ बच्चे तो आधा टाइम इसी में लगा देंगे, क्वेश्चन को पढ़ने में, उसको समझने में, और 4 ऑप्शन में अपना एक आंसर ढूंढने में टाइम लगा देंगे। टाइम आपके पास सिर्फ 1.5 घंटे रहेगा और वहीं पर आपके क्वेश्चन रहेंगे 100, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका टाइम है ये एक क्वेश्चन में 1 मिनट से भी कम मिल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, रिवाइज आपको ज़्यादा करना है, लिमिटेड पढ़ो, सोर्स जो है आपके लिमिटेड रखो। ऐसा नहीं यूट्यूब से पढ़ रहे हो, गूगल से पढ़ रहे हो, बुक से भी पढ़ रहे हो, CLP से भी पढ़ रहे हो, किसी की इजी नोट से मिल गया वहाँ से भी पढ़ रहे हो, बेयरक्ट से भी पढ़ रहे हो। आपको हर जगह से नहीं पढ़ना है, पहले तो क्या करना है, आप जहाँ से पढ़ रहे थे वही पढ़ना, क्योंकि इससे रिवाइज करने में आसानी होगी। 1-2 बार अभी तक आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा, अब 1-2 बार और पढ़ लोगे आप तो और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यूट्यूब को प्रेफर कर सकते हो। यूट्यूब में हर एक कॉन्सेप्ट को एक बार जब देखोगे तो देखने से चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। और उसके बाद लिख के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जो आपने लिखा है उसको लिख के उसको ज़्यादा बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। पहले पॉइंट में हमको समझना है, फिर उसके बाद हम MCQs में जाएंगे, और MCQs में जैसे जाओगे तो जल्दी जल्दी उसकी कुछ प्रैक्टिस करना, जिससे कि आप क्वेश्चन को तुरंत पहचान के टिक करना सीख जाओगे। एक पहले अगर प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को एक बार फिर से हम समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला, हमें टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री होकर हमें पढ़ाई करना है, ठीक है। दूसरा, हमें सोर्स कम रखने हैं, जिससे हम अभी तक पढ़ाई कर रहे थे उसी से हमें पढ़ना है। हमें कॉन्सेप्ट और थ्योरी को भी समझना है, क्योंकि हमारे जो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि डेफिनेशन दे दी जाए और पूछ लिया जाए ये डेफिनेशन किस राइटर की है या किस विद्वान की है। तो यहाँ पर अगर आपको अच्छे से डेफिनेशन ही नहीं याद होगी तो आप ये नहीं बता पाओगे किस राइटर की है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, लास्ट चीज़ क्या करनी है, आपको रिवाइज ज़्यादा करना है, ठीक है। जितनी बार आपको पढ़ा, जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, जो भी चैप्टर पढ़ो, उसको बहुत बार आपको रिवाइज करना है। बहुत का मतलब है आप 2 बार अगर कर लेते हो, 3 बार कर लेते हो, पर्याप्त है। फिर रिवाइज कर, बहुत का मतलब ये भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा रिवाइज करो लेकिन आपको याद ना रहे। मतलब हमें उस चीज़ को एक बार रुक के उसको रिमाइंड करके याद करके भी कोशिश करना है कि अभी जो हमने याद किया है वो याद है हमें कि नहीं, ताकि हमें जब एग्जाम हॉल में बैठे तो हम तुरंत रिकॉल कर पाएँ। रिकॉल करना बहुत अच्छी चीज़ होती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम 3-4 बार उसको पढ़ते रहें, रिकॉल ना करें, जिसकी वजह से आप एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको आंसर ही नहीं याद आएगा। तो ये गलती हमें नहीं करना है, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि आपको अभी कोई डाउट रह गया हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो छूट गई होगी, अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसका अगले जब वीडियो डालूंगी उसमें आपका आंसर देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो, आप लोगों को जो मैंने बताया इसमें समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, ओके, और इसको बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी हेल्प हो पाएगी, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।